हाँ जी। गुड मॉर्निंग सभी को। ऑनलाइन में भी सभी को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग कविशा, प्रियंका, बाकी सभी लोगों को भी गुड मॉर्निंग जो भी लोग जुड़े हुए हैं। क्या ऑनलाइन में मेरी ऑडियो वीडियो ठीक से पहुंच पा रही है? फटाफट से सभी लोग बता देंगे। गुड मॉर्निंग प्रणव। चलिए। सो इस क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपका पेपर नंबर इंटरमीडिएट का 7। आपके पेपर नंबर 7 में दो पेपर है, पेपर 7A एंड 7B। 7A 7B ऐसे करके आपको इंटरमीडिएट में इस सब्जेक्ट के अंदर दो स्टडी मटेरियल मिलते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से। और यहां से जो नोट्स और बुक्स मिलेगी वो भी आपको दो ही मिलने वाली है। पेपर नंबर 7 दो पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट को हम डायरेक्ट टैक्सेशन बोलते हैं, दूसरे पार्ट को हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन बोलते हैं। यहां पर आप उस स्टडी मैट को देख भी सकते हैं। ये हमारे सामने डायरेक्ट टैक्सेशन का स्टडी मटेरियल खुला हुआ है। डायरेक्ट टैक्सेशन का स्टडी मटेरियल जो कि टोटल मिलाकर देखे तो 628 पेजेस का ये है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन कंपैरेटिवली इससे छोटा है। ये चैप्टर की लिस्ट आपको इसके अंदर दिख रही है कि कौन कौन से चैप्टर होंगे, और सेक्शन ए डायरेक्ट टैक्सेशन वाला ये स्टडी मैट है। यहां से बेसिक्स इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। इसी के साथ साथ में हमारा एक और पेपर है जो आपको यहां दिख रहा होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। दिखने में दोनों स्टडी मटेरियल सिमिलर से ही आपको दिखेंगे। ये पेपर 7B है हमारा, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन बोलते हैं। इसका स्टडी मैट अगर अपन देखें तो ये अबाउट 344 पेजेस का स्टडी मटेरियल है। तो अबाउट अबाउट दोनों मिलाकर के आपके 1000 पेजेस के स्टडी मटेरियल दे रखे हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से। और ये इनडायरेक्ट टैक्स का बाइफरकेशन भी दे रखा है आपको। अब ये सब्जेक्ट जब अपन पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सब्जेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट। इंटर के अंदर सबसे लंबा सब्जेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि दो दो पार्ट हो गए इसके। इसमें डायरेक्ट टैक्स भी आ गया और इनडायरेक्ट टैक्स भी आ गया। इस वजह से ये सब्जेक्ट जो है लंबा हो जाता है। चैप्टर बहुत ज्यादा नहीं है नंबर्स में, चैप्टर कम है, बट हर एक चैप्टर बड़ा चैप्टर होता है इसके अंदर। तो पहले इस सब्जेक्ट के बारे में आज अपन देखते हैं कि इसमें क्या है, और इसको फिर पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। मैं इसको सिर्फ टैक्स ही लिख देता हूं, ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो जो ये टैक्स का अपना पेपर है, ये हमको दो पार्ट में डिवाइड होकर के मिलेगा। जब आप एग्जाम में जाओगे तो पेपर तो एक ही आएगा, उसमें भी दो सेक्शन आएंगे भाई। जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, वो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन का। और जो हमारा दूसरा सेक्शन है, सेक्शन बी, वो होगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। डायरेक्ट टैक्सेशन में काफी कुछ नोट करने को हमको मिलेगा, आपकी लगभग 2-3 कॉपी इसमें भर जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में नोटिंग का पार्ट कम होगा और बुक से हमको ज्यादा पढ़ना होता है इसको। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर तो क्वेश्चन वगैरह, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, सॉल्यूशन ज्यादा होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन प्रोविजनल ज्यादा है, सिचुएशनल केस स्टडी बेस्ड ज्यादा होते हैं इसके अंदर। तो ये सब्जेक्ट में कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है, और ये जो डायरेक्ट टैक्सेशन है इसमें ज्यादा टाइम लगता है। टोटल टाइम जितना डायरेक्ट टैक्स में लगेगा उसका 50% टाइम ही हमको इनडायरेक्ट टैक्स में लगेगा। तो डायरेक्ट टैक्सेशन मेनली हमारे लिए ज्यादा लंबा होता है। अगर हम देखें तो दोनों के मार्क्स अगर आप देखेंगे तो सेम रखे गए हैं। ये 50 मार्क्स का है, ये भी 50 मार्क्स का है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी वैसे तो ये छोटा होता है, बट एक इशू है। इशू क्या है कि ये भी दो पार्ट में बांट दिया गया है मेन। एक तो जीएसटी और एक कस्टम्स।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कस्टम एक्ट दोनों दे रखे हैं। हालांकि ओल्ड सिलेबस के अंदर आप देखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स का पेपर अलग हुआ करता था, इनडायरेक्ट टैक्स का अलग हुआ करता था। दोनों 100 मार्क्स के पेपर थे। ये पेपर नंबर 7 था ग्रुप 1 में, ये ग्रुप 2 में था पेपर नंबर 11। बट अब दोनों एक साथ आ चुके हैं, तो इसका सिलेबस कंप्लीट करना एग्जाम के टाइम पर वो आपके लिए एक चैलेंज होता है कि इतना सारा हमको कुछ पढ़ना है, वो भी सिर्फ 1-2 दिन के अंदर, एक दिन में ही, क्योंकि छुट्टी तो कुछ होती नहीं है आपके। तो एक ही दिन में आपको पूरा एग्जाम में रिवीजन करके इसको जाना पड़ता है। तो ये आपके एग्जाम टाइम पर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसके लिए आपको क्या मिलती है, मैराथन मिलती है। तो आप देखेंगे तो यूट्यूब पे आपको डिलीवरी भी मिल जाएगी। तो उसमें मैराथन में क्या कर रखा है मैंने, आपकी डायरेक्ट टैक्स की मैराथन अगर आप देखोगे तो 9 to 10 आवर्स की डायरेक्ट टैक्स की मैराथन होगी, जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स कवर होते हैं। इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स की होती है, वो 6 to 7 आवर्स, 8 आवर्स मैक्सिमम तक की होती है, जिसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स कवर हो जाता है। तो एग्जाम टाइम की टेंशन आपको नहीं लेनी है कि एग्जाम टाइम पर कैसे करेंगे। अगर आप अभी से इस सब्जेक्ट को समझ करके आराम आराम से पढ़ते हैं, तो मैराथन से भी आपका काम चल जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अब जो डायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आने वाले हैं। अब वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, हमें स्टडी मटेरियल से करने हैं इंस्टीट्यूट के। बाकी नोट्स आपको मिलेंगे, उसके अंदर भी क्वेश्चंस इंक्लूड रहने वाले हैं। ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग डायरेक्ट टैक्स होगा, और मैं डिफिकल्टी वाइज बात करूं तो भी डायरेक्ट टैक्सेशन है। वैसे तो आप जब क्लास में पढ़ोगे तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि ये सब्जेक्ट्स लंबे होते हैं। जब आप क्लास में पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो बड़ा आसान सा है, आपको सारी चीजें वहीं के वहीं समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि समझ में ही नहीं आएगी, सब समझ में आ जाएगा आपको। बट चैलेंज क्या होगा, चैलेंज ही होगा कि 10 दिन बाद आप भूल जाएंगे चीज को कि वहां पर क्या पढ़ा था। इसीलिए यहाँ पर जरूरी होता है कि रेगुलरली आप घर पर जाकर के चीजों को रिवाइज करें। आपको अगर रैंक लानी है या फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको डेली पढ़ लो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं करना है। लेकिन वो शुरुआत से ही करना होता है, एंड टाइम पर जागते हैं कई लोग कि अब जितना कोर्स हो गया उसको रिवाइज कर ले। तो उन चीजों में आपको नहीं पढ़ना है। जितने भी आपके टेस्ट लिए जाए आपको वो सारे टेस्ट देने हैं। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे इंटर हो या फाइनल हो, आप बड़े इजीली उन एग्जाम्स को पास कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको डेली रेगुलरली पढ़ना है। फिर एक प्रॉब्लम आती है जिसको मैं आपको पहले से बता दूं, जो आप सब लोग ऑफलाइन में है, वो जिसका जो मोड है वो उसी में कंटिन्यू रहे। कई लोग क्या करते हैं कि बड़े आलसी से हो जाते हैं, एक दिन ऑफलाइन आ गए, एक दिन ऑनलाइन आ गए, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ये चीजें आप ना करें। यही सेम चीज मैं ऑनलाइन वालों को बोलूंगा। अगर कोई रेगुलर नहीं रहता है अपने मोड के अंदर, तो फिर उसके ऊपर एक्शन होगा। अब आप खुद सीरियस होने चाहिए, आपकी लाइफ है भाई, कोर्स भी आपका है, तो सीरियस भी आप ही को होना पड़ेगा, क्योंकि पास भी आप ही को होना है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें कि जो लाइव वाले ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, वो ऑनलाइन में रेगुलर रहे। उनमें से कुछ ऑफलाइन भी आने वाले, ऑनलाइन वाले में से जल्द वो ऑफलाइन आ जाए जो उनका मोड है। और जो ऑफलाइन है आप सब लोग, वो ऑफलाइन ही आप कंटिन्यू रखें। बहुत कोई इमरजेंसी होती है कभी कभार, महीने में एक आधी बार होती है, वो रेगुलरली नहीं होती। काफी सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हर हफ्ते ही बीमार हो जाते हैं वो। तो इतने भी बीमार बच्चे नहीं चाहिए, फिर वो पढ़ेंगे कैसे, वो तो बीमार ही होते रहते हैं। तो ये चीजें ना करें आप। चलिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ना। यहां पर देखिए दो पार्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हम पहले कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे, हम पहले डायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी अपन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स अपना एक सेपरेट पार्ट है, जब उस पर आएंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी सिर्फ हम डायरेक्ट टैक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपना पेपर नंबर 7A होने वाला है डायरेक्ट टैक्सेशन। तो वैसे तो हम डायरेक्ट टैक्सेशन शुरू कर रहे हैं, बट शुरुआत की 2-3 क्लासेस में जो हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं वो टैक्स के लिए होगा, मतलब वो कॉमन है।
चाहे आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ो या इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ो, कुछ इसमें कॉमन बातें होती है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला सवाल, जब भी टैक्स को हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में आता है व्हाट इज टैक्स। भाई टैक्स होता क्या है? फिर धीरे 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 हम डेप्थ में जाएंगे और भी चीजों को जानेंगे और समझेंगे इसी में आगे जा करके कि भाई डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी बहुत सारा सिलेबस है। आपको अदर चैप्टर्स में, अदर जो सब्जेक्ट्स है उसमें क्या बताया होगा, सिलेबस, कि हमारे ये चैप्टर है, ये कोर्स है, हो सकता है। बट यहाँ का जो सिलेबस है वो भी सिलेबस में है, मतलब जो भी चैप्टर के नाम है आपके, आप पढ़ोगे वो भी हमको यहीं पर पढ़ने हैं, वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है अपने आप में एक। तो इसलिए सिर्फ लिस्ट देख करके अपना कुछ नहीं होने वाला, अपने को सब चीजें पढ़नी है। और जो भी चीजें मैं यहाँ लिखूंगा वो आपको अब साथ साथ में नोट भी करनी है जब मैं बोलूंगा आपको करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल, टैक्स क्या होता है भाई? किसी को कोई आइडिया? बताओ भाई, क्या होता है टैक्स? नॉर्मल लैंग्वेज में टैक्स क्या होता है? आपका नाम क्या है? मोहित। ठीक। कहाँ से आप? जोटवाड़ा से। अच्छा, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से? मानसरोवर, जयपुर से ही है आप? ठीक है, आप बताओ कुछ। क्या लगता है टैक्स क्या होता होगा? दिया कभी टैक्स आपने? दिया है? रोज ही देते हो आप? तो टैक्स ऐसे बोल सकते हैं कि सरकार जो हमसे पैसा लेती है वो टैक्स होता है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ये जो गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं अपन, वो टैक्स होता है। बट गवर्नमेंट को तुम्हें पता हो तो, जैसे मान लो सिग्नल तोड़ दिया, चालान काट दिया, तो वो भी देते हैं अपन। क्या वो टैक्स होता है? वो तो टैक्स नहीं होता, वो तो फाइन होता है। तो क्या सिर्फ ये बोलना है कि सरकार को देने वाले सारे पैसे टैक्स होते हैं, क्या सही होगा? सरकार को हम अलग अलग रूप में, कई बार कोई फीस भी पे करते हैं। मान लो गवर्नमेंट स्कूल में गए, कुछ फीस लगी कि भाई ये फीस लगेगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, कुछ फीस लगी। वो सब थोड़ी ना टैक्स है। तो सरकार को किए जाने वाले सारे पेमेंट्स टैक्स नहीं है, पहली बात तो। सरकार फाइन भी लेती है, जुर्माना लगाती है, फीस भी लेती है, कई सारी जगह सरकारी बसें चलती है उसमें जाते हैं, वहां से भी सरकार कमाती है पैसा। तो ये सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है आज, वो पैसा कमा रही है भाई। कैसे कमा रही है? अमीर लोगों से। कैसे? ये गवर्नमेंट काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवा के पैसा कमाती है, और एक टैक्स के रूप में पैसा लेके ही पैसा कमाती है। ये पूरे देश से पैसा कमा के वापस से पूरे देश पर लगा दिया जाता है। तो गवर्नमेंट के अलग अलग रेवेन्यू सोर्सेज है। कई जगह तो गवर्नमेंट खुद ही काम करती है, जैसे बस चलाने में गवर्नमेंट खुद काम कर रही है, स्कूल चला रही है तो गवर्नमेंट खुद काम कर रही है, वहां पर पैसा अर्न कर रही है वहां से। और एक और जगह होती है जो कि सबसे मेजर सोर्स है आपके गवर्नमेंट की रेवेन्यू का, दैट इज टैक्स। टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, उसी से सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है। अब गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है वो डायरेक्ट टैक्स भी है, इनडायरेक्ट भी है, जिसको हम आगे डिटेल में बात भी करने वाले हैं। लेकिन एक शब्द आया सर, टैक्स क्या होता है, अगर डिफाइन करना हो तो उसे क्या बोलते हैं? तो टैक्स को डिफाइन कैसे किया गया, देखिए यहां पर बोला गया, टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ और स्टेट्यूट। तो टैक्स की डेफिनेशन देखिए यहां पर क्या बताई गई है। क्या बोला गया, अगर इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो टैक्स क्या है? टैक्स कंपल्सरी एक्सटोर्शन, किसका? मनी का, अंडर एनी लॉ। तो अगर इस डेफिनेशन को हम पढ़े तो इससे कुछ बातें हमको देखने को मिली, सीखने को मिली, कि कुछ फीचर्स हम कह सकते हैं यहां पर टैक्स के। तीन फीचर मैंने आपको बताए। पहली बात, टैक्स क्या है? कंपल्सरी एक्सटोर्शन है भाई। मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, कोई मना नहीं कर सकता, बोले आज नहीं दे रहा टैक्स कल आना, ऐसे नहीं बोल सकता। नेक्स्ट, मनी और अंडर एनी लॉ। इसका मतलब क्या है, देखिए समझिए भाई, टैक्स वो पैसा है जो कि सरकार हमसे कंपल्सरीली लेती है, और अंडर एनी लॉ लेती है, कानून के अंतर्गत, और किस फॉर्म में लेती है? मनी के।
अब सरकार को मुझे टैक्स देना हो, मैं बोलूं टैक्स के पैसे तो नहीं है, ये वॉच ले जाओ मेरी खोल के, इन काइंड, क्या पॉसिबल है? नहीं है। जब कैश के अलावा दूसरे फॉर्म में अगर अपन कुछ चीज दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं इन काइंड पेमेंट। इन काइंड मतलब कैश की जगह, तो मनी के फॉर्म में ही होना चाहिए भाई। सरकार को तुम पैसा ही दोगे, तुम्हारा चालान कट गया ऐसे थोड़ी बोलोगे सर ये घड़ी रख लो, अभी तो नहीं है, फोन रख लो मेरा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या देना पड़ेगा? पैसा ही देना पड़ेगा। तो यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखे, टैक्स जो है वो ऑलवेज मनी के फॉर्म में ही दिया जाएगा। दूसरी बात, कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है कि भाई आज दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, ऐसा भी नहीं होता है। तीसरी बात, अंडर एनी लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंडर एनी लॉ का मतलब क्या है कि भाई कानून होना चाहिए, कानून के बिना तो तुम टैक्स ले ही नहीं सकते भाई। आप एक बात बताओ, आपके पास में कोई व्यक्ति आए, गवर्नमेंट की तरफ से ही आए और बोले लाओ पैसे दो, आप पूछो किस बात के थे, बोले टैक्स के पैसे, बोले कौन सा टैक्स? वो कुछ नहीं बता रहा आपको, बोल रहा बस पैसे निकाल फटाफट से। तो अगर वो पैसा ले रहा है बिना कानून बनाए तो ये तो हफ्ता वसूली हो गई फिर। बोले इस पे लॉ कहाँ है? कुछ भी नहीं है, तुम तो ऐसे ही बिना बात के पैसा ले रहे हो मुझसे। तो अब सरकार को कोई भी टैक्स लेना हो दुनिया का, उसके लिए क्या बनाना पड़ता है? कानून बनाना है। तो टैक्स हमेशा कानून के अंतर्गत ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई टैक्स लिया जा रहा बोल रहा है इसका कानून, बोले नहीं है, पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट टैक्स लेता है इसका भी कानून है, इनडायरेक्ट टैक्स लेता है उन सबके भी कानून बने हुए, लॉ बने हुए हैं भाई। अब सर देखिए यहां पर इस डेफिनेशन को पढ़ करके मनी के फॉर्म में लेंगे ये ठीक है, कंपलसरी देना होगा ये भी ठीक है, अंडर एनी लॉ होना चाहिए वो भी ठीक है। ये अंडर एनी लॉ क्यों लिखा सर? ऐसे ही क्यों नहीं लिख दिया कि सरकार जो पैसा लेती है वो टैक्स होता है सारा? इसको क्लेरिफाई करते हैं। हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 अगर अपन पढ़ेंगे तो हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। जैसे एक्ट में सेक्शंस बने हुए होते हैं ना, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या डले हुए? आर्टिकल डले हुए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन से नंबर का आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं अपन? 265। क्या बोलता है ये देखो, ये बोलता है नो टैक्स शैल बी लेवीड। लेवीड का मतलब होता है चार्ज्ड और कलेक्टेड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। क्या बोला है देखो ध्यान से इस चीज को, नो टैक्स, कोई भी टैक्स मतलब शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये बोल रहा है कि कानून की इजाजत के बिना ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही वो कलेक्ट किया जाएगा। भाई जब लग ही नहीं सकता तो ऑब्वियस सी बात है कलेक्ट कैसे होगा? तो जब कोई चीज लेवी ही नहीं हो तो उसका कलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान में रखना। तो यहां पर हमारा संविधान ये बात बोलता है कहीं, कोई भी टैक्स ना तो लगाया जाएगा ना कलेक्ट किया जाएगा कानून की इजाजत के बिना। इसीलिए ये जो टैक्स की डेफिनेशन बनी, इसमें क्या डाल दिया एंड में? अंडर एनी लॉ और स्टेट्यूट के टैक्स वो पैसा है जो कि कानून के अंतर्गत रह करके लिया जाता है। तो यहां पर ये डेफिनेशन बनने के पीछे का भी एक कारण था, आर्टिकल 265। अगर डेफिनेशन में ऐसे लिख देते गवर्नमेंट जो पैसा लेती है वो सब टैक्स है, तो हम संविधान को ही फॉलो नहीं कर रहे, एक तरीके से वो हो जाता, तो वो गलत हो जाता। तो अभी तक हमने ये देखा कि सर टैक्स क्या होता है और अंडर एनी लॉ उस डेफिनेशन में क्यों लिखा गया। अब एक बात बताओ, टैक्स लेगा कौन? गवर्नमेंट लेती है टैक्स, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या एक ही है क्या? गवर्नमेंट तो लोकल लेवल की भी है, ठीक है, स्टेट लेवल की हर राज्य में अलग अलग सरकार है, ठीक है, और सेंट्रल लेवल की भी। टैक्स कौन सी सरकार लेगी भाई? कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लेगी? ये भी तो एक समस्या है। हु विल टेक टैक्स? इस समस्या का भी समाधान करना जरूरी है। इस समस्या के समाधान के लिए भी एक आर्टिकल बनाया गया है, पहले तुम यहां तक नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
फटाफट से स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए, नोट की ध्यान रखें। नोटिंग में जितना कम टाइम लगाओगे, क्योंकि ये आइडियल टाइम है अपना, और जितना जल्दी नोटिंग की स्पीड होगी उतना बढ़िया। हाँ जी, यहां तक की बात सभी को क्लियर है? टैक्स क्या होता है और आर्टिकल 265, आर्टिकल का नंबर याद रखना। हाँ जी, ऑनलाइन में सभी बच्चे बताइए फटाफट से बेटा, क्या आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं? यस और नो? टैक्स क्या होता है? अगर अब तुमसे कोई पूछे तो तुमको ये डेफिनेशन बता देनी है भाई उसकी। सभी बच्चे जो भी ऑनलाइन है सभी फटाफट से मुझको रिप्लाई करेंगे भाई। वेरी गुड गर्विशा, वेरी गुड प्रियंका, प्रणव, देवांशु, सिद्धार्थ, भूमि, बाकी सब भी करो भाई फटाफट से। बताइए। कर लिया नोट सभी ने? हाँ जी, ऑनलाइन में कर लिया सभी ने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम इस सवाल का जवाब देख चुके हैं कि टैक्स क्या होता है, और फिर दूसरी बात, ये अंडर एनी लॉ क्यों लिखा। अब एक समस्या और है। समस्या क्या है? कि ये टैक्स लगाएगा कौन और लेगा कौन, ये एक प्रॉब्लम है। तो टैक्स लगाएगा कौन और लेगा कौन, इसका समाधान कैसे करे भाई? हु विल चार्ज टैक्स, मेरे मन में ये सवाल आया भाई, टैक्स कौन लगाएगा? तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल सा है भाई, ये कोई पूछने की बात है? बोला गवर्नमेंट। बोला ये तो ठीक है। फिर मन में एक और सवाल आया, बोले कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट, सेंट्रल या लोकल लेवल की? ये नगर निगम लगाएगा क्या, पंचायत लगाएगी क्या? बोला इस बात को चलो क्लियर करते हैं तुमको। बोला कैसे क्लियर करोगे? बोला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और आर्टिकल डाला गया है, आर्टिकल 246। ये आर्टिकल क्यों डाला गया? पावर बांटने के लिए भाई। ये आर्टिकल डाला गया
गवर्नमेंट को पावर बांटने के लिए। अब पावर कैसे बांटी हुई? जैसे मान लो आपके घर में कोई खाने की चीज आई और 2-3 भाई बहन हो, तो अब वो आपस में लड़ने लग जाते हैं अगर उनको नहीं बांटे तो। एक दूसरे को मारेंगे, बाल खींचेंगे, मार के भाग जाते हैं। होता आपने देखा हो, करा भी होगा तुमने। ऑनलाइन में किसी ने किया है क्या भाई? तो अब माता पिता को टेंशन, बोले एक तो साला इनके लिए कुछ खाने को लाए, ऊपर से लड़ हो रहे हैं, बोले इसको ज्यादा दे दिया, इसको कम दे दिया, ऐसे लड़ते हैं। ऐसे ही सरकार लड़ती है, बोले ये टैक्स हम लगा देंगे, ठीक है। मोदी जी बोलेंगे हम लगाएंगे भाई, गहलोत जी बोलेंगे ये नहीं है तो हम लगाएंगे, केजरीवाल जी अलग बोलेंगे। ऐसे हर सरकार अलग अलग बोलेगी कि भाई हम भी तो सरकार है। तो बोला यार ये तो लड़ेंगे बच्चों की तरह। तो जब संविधान बनाया भीमराव अंबेडकर जी ने, तो उसमें एक लिस्ट डाल दी, आर्टिकल 246 बना के इसमें 3 लिस्ट डाल दी गई, ताकि सरकारें आपस में ना लड़े। गवर्नमेंट को पावर देने के लिए टोटल 3 लिस्ट बना दी गई भाई। उन 3 लिस्ट के नाम क्या क्या थे? एक थी यूनियन लिस्ट, एक थी स्टेट लिस्ट, और एक थी कॉन्करेंट लिस्ट। पहली लिस्ट का नाम यूनियन लिस्ट, सेकंड लिस्ट जो है उसको नाम दिया गया स्टेट लिस्ट, और थर्ड लिस्ट को नाम दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, आप में से सबको ये तो पता है कि सरकार टैक्स क्यों लगाती है? बताओ, ये बात बताने की जरूरत है क्या तुमको? टैक्स क्यों लगाती है सरकार? भाई टैक्स पूरा देश चलाना है, हॉस्पिटल बनाने हैं, रोड बनानी है, ब्रिज बनानी है, देश चलाने के लिए लगाती है, सिंपल सी भाषा में। उसके बिना तो पैसा ही नहीं, और पैसा नहीं तो देश नहीं चलेगा। अब यूनियन लिस्ट बनाई, स्टेट लिस्ट बनाई, और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई। ये क्यों बनाई? ताकि सरकारें आपस में लड़े ना भाई, इसलिए बनाई। यूनियन लिस्ट बना करके इसमें बहुत सारी ऐसी पावर लिखी गई, 1 2 3 4 ऐसे इसमें एंट्री डाली गई। यूनियन लिस्ट में जिस जिस चीज का नाम आ गया, उस चीज से रिलेटेड पावर चली गई किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन लिस्ट में अगर किसी भी चीज का नाम है, तो उस चीज से रिलेटेड पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो यूनियन लिस्ट बनाई, और जिस जिस चीज का नाम भाई यूनियन लिस्ट में लिख दिया, उसकी पावर चली गई भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो हम बोल सकते हैं यूनियन लिस्ट में जिस जिसका नाम है, उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। तो अब कोई चीज यूनियन लिस्ट में है, तो उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्स वगैरह सब कौन लेता है उससे रिलेटेड? सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट किसकी हो गई? सेंट्रल की हो गई। इसी तरीके से अब नाम से तुम बता सकते हो, स्टेट लिस्ट में किसको पावर होगी भाई? स्टेट गवर्नमेंट को होगी पावर। तो स्टेट लिस्ट किस लिए बनाई गई? पावर स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए। पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। और यूनियन लिस्ट में बोला कभी कभार तो मिल बैठ के काम कर लेना, कुछ लॉ बना लेना भाई। बोला जो कभी कभार तुमको मिल बैठ के भी काम करना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है कि हमेशा बस अपनी अपनी चलाओगे तुम। तो यहां पर कॉन्करेंट पावर दी गई, कॉन्करेंट, और हम इसको बोल सकते हैं मिक्स्ड पावर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर दोनों को मिल बैठ के काम करना होता है भाई, मिल बैठ के लॉ बनाना है, कानून बनाना है, एक साथ मिलकर। तो यूनियन लिस्ट में जिस चीज का नाम, उसकी पावर सेंट्रल को, स्टेट लिस्ट में जिसका नाम, उसकी पावर स्टेट को, और कॉन्करेंट में दोनों को मिक्स्ड पावर दे दी गई। अब मन में एक सवाल आया, क्या? कि यार ये इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट में होगा, यूनियन में, स्टेट में, कॉन्करेंट? ये जो जीएसटी वगैरह दे के आते हैं हम, वो कौन सी लिस्ट में होगा? कल मैं एक रेस्टोरेंट में गया, डोमिनोज में, वहां पर एक बिल आया, और उस बिल में जीएसटी लगा हुआ था। अब मैं ये सोच रहा था बैठे बैठे कि यार ये जीएसटी कौन लेगा? मैं वैसे राजस्थान में हूं, तो क्या गहलोत जी लेंगे? या देश तो बोलेंगे मोदी जी मेरा है, तो क्या मोदी जी लेंगे? ये भी बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो बोला इसका सॉल्यूशन तो तभी मिल सकता है जब तुमको लिस्ट पता हो। अगर तुम्हें लिस्ट पता है तो आप तुम सही सही जवाब दे दोगे भाई। अच्छा, इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट में है भाई? तो इनकम टैक्स है
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में यूनियन लिस्ट में। तो इसमें भी क्या होता है, क्या वैसे नहीं है कि भाई एक ही चीज है, जैसा मैंने बताया ना कि बहुत सारी एंट्री है। तो जब हम यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 पढ़ते हैं, ऐसे लिस्ट 1 2 3 4 नंबर पढ़ते पढ़ते 82 नंबर पर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है क्या, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। इट मींस इनकम टैक्स, जिसका मतलब होता है इनकम टैक्स। देखो क्या बोला, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, बोला सारी इनकम पर टैक्स एंट्री नंबर 82 में पावर देते हैं हम लगाने की। बट किसको छोड़ दिया, एग्रीकल्चर। उसके साथ में क्या लिखा हुआ है, अदर देन लिखा हुआ, अदर देन एग्रीकल्चर बोला इन्होंने। तो अदर देन एग्रीकल्चर बोला, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर नहीं है भाई, दी नहीं, उनको पावर नहीं दी। तो बोला सेंट्रल को तो पावर दी नहीं। तो एग्रीकल्चर इनकम पर आप जब पढ़ोगे ना इनकम टैक्स, तब आपको पता चलेगा कि इंडियन एग्रीकल्चर इनकम पर वैसे ही टैक्स नहीं लगता, एग्जम्प्ट कर रखा है। एग्जम्प्ट मतलब जिस चीज पर टैक्स नहीं लगता उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जम्प्ट बोलेंगे। ठीक है, टैक्स से एग्जम्प्ट है वो। अब इधर चलते हैं सर, एग्रीकल्चर इनकम की पावर इधर दी गई है भाई, तो इधर भी लिस्ट होगी कोई ना कोई, जैसे एंट्री नंबर इधर हुई, तो इस लिस्ट में भी हम पढ़ते पढ़ते जब एंट्री नंबर 46 पर पहुंचे, तो वहां हमको जाकर के मिला लिखा हुआ टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो अभी हमारे एमसीक्यू आ सकता है भाई एग्जाम में कि इनकम टैक्स की पावर कहां है, तो हम क्या बोलेंगे, यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में है भाई। और एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर कहां है, स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 46 में। ये तो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात हुई, इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स है ना। इनडायरेक्ट टैक्स भी तो होता है, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। कस्टम का नाम सुना आपने, कस्टम ड्यूटी का नाम, बाहर से कोई भी चीज आती है तो उस पर क्या लगती है, कस्टम ड्यूटी। कई बार ऐसे होता ना कि ये कस्टम का माल है, ऐसे बोलते हैं, आपको पता हो तो वो जब भी कोई चीज बाहर से मंगाओगे, अमेरिका से मंगाओगे तुम, तो ऐसे नहीं कि वहां से फ्लाइट में रखी बोले वहां बोल देना प्लेन वाले को उसको पकड़ा दे बस की तरह, ऐसा नहीं होता है। पूरे चैनल से क्लियर होके आना पड़ता है, चाहे आप पानी के रास्ते आ रहे हो, लैंड के रास्ते आ रहे हो, जमीन से। जमीन से कैसे आएंगे, कुछ देश जुड़े हुए हैं जमीन से अपने साथ, तो उसके रास्ते आ रहे हो, फ्लाइट से आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, कोई भी सामान बाहर से लेकर के, तो कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उस पर क्या लगाई जाती है, कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। ये कस्टम एक्ट में अपन पढ़ेंगे भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चीजें हैं वहां पर। कोई चीज बाहर से इंपोर्ट होती है तो कैसे होती है, भारत में कैसे आती है, वो सारी चीजें उसके अंदर है। फिलहाल तो हम पावर्स देख रहे हैं यहाँ पर। तो सर कस्टम ड्यूटी जो है वो कौन लगाता है, वो लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कस्टम ड्यूटी की पावर किस लिस्ट में होनी चाहिए, यूनियन लिस्ट में। तो इसी के यूनियन लिस्ट के अंदर अगर मैं आगे जाऊं और मैं पढ़ता हूं इसकी जस्ट अगली एंट्री, एंट्री नंबर 83, तो मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है भाई एंट्री नंबर 83 में, टैक्सेस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जिसका मतलब हो गया कस्टम ड्यूटी। अच्छा एक चीज और देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, लेकिन कस्टम के साथ में ड्यूटी। कस्टम टैक्स नहीं बोला, कस्टम क्या बोला, ड्यूटी बोला। देखिए वैसे तो इसका कोई स्पेसिफिक एज सच रूल नहीं है, ड्यूटी कैसे ली जाती है और टैक्स कैसे लिया जाता है जनरली। जनरली क्या होता है कि जब भी आप टैक्स की बात करते हैं तो क्या होगा कि अगले व्यक्ति ने पैसा वगैरह कमा लिया है और उसमें से ही क्या निकाल के दे रहा है आपको, टैक्स। आप सुबह से लेकर शाम तक टैक्स देते रहते हो, ठीक है, सुबह उठने से टैक्स देते हो,
ठीक है, उठते ही अगर तुम टूथब्रश कर रहे हो, उस ब्रश पे तुमने टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। फिर नहा रहे हो, कपड़ा पहन रहे हो, बस से यहाँ आ रहे हो, गाड़ी से यहाँ आ रहे हो, पेट्रोल डलवाया, यहाँ क्लास में बैठे हो, ये एसी फैन जो भी चल रहे हैं वो, मैं पढ़ा रहा हूँ वो, उन सब में टैक्स है। आंखें बंद करके महसूस अगर तुम करोगे ना, तो इन हवाओं में भी टैक्स है। तुमको दिखेगा, ऐसे हाथ में आ जाएंगे, थोड़े टैक्स दौड़ने लगेगा तुम्हारा। तो टैक्स हर जगह है भाई, या तो डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट होगा। आप लोग अगर स्टूडेंट लाइफ में बोलूं तो इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा देते हो भाई। कोई भी सामान खरीद के लाते हो तो उस पे क्या देते हो भाई? इनडायरेक्ट टैक्स देते हो। जनरल स्टोर से कुछ लाओगे, इनडायरेक्ट टैक्स देते हो। तो इनडायरेक्ट टैक्स तुम काफी ज्यादा देते हो अपनी लाइफ के अंदर। हम जब आगे इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे तब आप जानोगे भी इस बात को। तो एंट्री नंबर 83, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मतलब कस्टम ड्यूटी। अभी भी इसमें ड्यूटी है ये तो, और वो क्या है, टैक्स। इस बात पर हम बात कर रहे थे। तो टैक्स तो जनरली कमा करके देते हैं, और ड्यूटी क्या होती है? जैसे ये कस्टम ड्यूटी क्यों ली जा रही है? किसी की एंट्री कराने पर ली जा रही है भाई। तुम बाहर से आ रहे हो तो ड्यूटी लगेगी, ऐसे बोला जाता है, एंट्री फीस लगेगी उसको। और वैसे तो एक्सपोर्ट करते हैं ना किसी चीज को, तो कभी कभी एक्सपोर्ट पे भी लगा दी जाती है। जैसे मान लो अभी इंडिया में टमाटर महंगा हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके एक्सपोर्ट पे ड्यूटी महंगी कर देगी। किसी को रोक तो सकते नहीं, यूं थोड़ी बोलेंगे तो टमाटर नहीं बेचेगा, बोले आप कैसे रोक सकते? लेकिन उस पर ड्यूटी क्या कर दी जाएगी, ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। तो वो अगला बोलेगा यार बाहर बेचने से अच्छा यहीं बेच लो। ऐसे करते हैं कई बार। जो चीजों की कमी हो जाती है, आलू प्याज के भाव बढ़ जाते हैं, तो उनकी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, ताकि बाहर बेचेगा ही नहीं, अगला यहीं बेच लेगा। तो उससे क्या होती है, चीजें बाहर नहीं जाती, यहीं रह जाती है, और उनके भाव वगैरह एडजस्ट हो जाते हैं। वैसे कहने को एक और इसके लिए रूल कहा जाता है कि भाई जो भी चीज गुड्स पे लगती है उसको तो क्या बोलते हैं, ड्यूटी बोलते हैं। गुड्स पे मतलब किसी भी फिजिकल सब्सटेंस पे। बाकी चीजों पर जो भी लगता है उसको क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। बट ये भी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ ध्यान नहीं रखा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कर दिया। तो जीएसटी में देखोगे तो गुड्स भी है, सर्विस भी है, तो वो टैक्स हो गया। तो अब हम ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बोल सकते कि भाई ड्यूटी इस पे ही लगेगी और टैक्स इसी का नाम होगा। काफी सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है। सरकार की इच्छा थी, रख दिया, कल को वो कस्टम टैक्स भी कर सकती है इसके, ठीक है। तो वैसे तो अगर जनरल रूल अगर देखे तो गुड्स पे क्या लगती है, ड्यूटी। सिर्फ सर्विस पे क्या लगता है, टैक्स। गुड सर्विस मिक्स हो तो भी क्या लगता है, टैक्स। हम कहने को कह सकते हैं, बट ऐसा कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ऐसा ही होता है क्या। तो ये तो अभी अपने को पावर पता चल चुकी है कि इनकम टैक्स की पावर कहां पर है, और एग्रीकल्चर इनकम की पावर कहां पर, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पावर। एक टैक्स रह गया, वो क्या रह गया भाई सर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसकी पावर कहां पर है बताओ, किसमें, यूनियन में मिलेगी, स्टेट में, या कौन करंट? बताओ कौन सी लिस्ट में मिलेगा? जीएसटी इन तीनों में से किसी में ही नहीं है, ना यूनियन, ना स्टेट, ना कौन करंट। तुम लोगों को अगर पता हो तो 2017 से जीएसटी आया है हमारे। कोशिशें सन 2000 से चल रही थी, इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि भाई जीएसटी आना चाहिए, तब से कोशिशें चली। कहानी पढ़ोगे आप इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। बट इनडायरेक्ट टैक्स जब सरकार ने क्या करा कि सरकार ने बोला, मोदी जी ने, ले आओ भाई टैक्स लगाएंगे, जीएसटी बैठो। बोले सर टैक्स लगाने के लिए तो पावर चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से, 265 बोलता है। 265 क्या बोलता है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये तो पता था मोदी जी को कि कानून बनाना पड़ेगा। बोला चलो कानून बनाना है, लिस्ट चेक करो कौन सी में डाला हुआ है जीएसटी, यूनियन में या स्टेट में या कॉन्करेंट में। तो लोगों ने ढूंढा, बोले सर ना तो यूनियन में मिल रहा, ना स्टेट में, ना कॉन्करेंट में। बोला अब क्या करें, ये तीनों में ही नहीं। बोले यार ये ऐसा कैसे हो सकता है तीनों में नहीं? बोले सर हो सकता है। बोला जब 1948 के टाइम पर हमारा संविधान बना था आसपास में, तब तक जीएसटी नाम की चीज ही नहीं थी दुनिया में। तो जब वो जीएसटी नाम की चीज ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने वो चीज लिखी ही नहीं। तो अब क्या करे, सरकार को बोला देख भाई जीएसटी तो अपने को लगाना है, अब कैसे लगाए? बोला संविधान को ही बदलना पड़ेगा, संविधान में चेंज करो, अमेंडमेंट करो, तब जाकर के ही क्या आ पाएगा, जीएसटी आ पाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, जीएसटी के लिए गवर्नमेंट लेके आई 122nd अमेंडमेंट बिल। बिल मतलब कि भाई प्रपोजल है, हमको अमेंडमेंट करना है
और संविधान में इससे पहले अमेंडमेंट के लिए 121 बिल आ चुकी थी, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन बोल सकते हो। तो ये 122वां नंबर था कि भाई हमको अमेंडमेंट करना है, और ये रिक्वेस्ट गई, सरकार पूरे बहुमत वाली थी, तो उन्होंने इसको पास कर लिया, और पास करके ये बन गया फर्स्ट 101 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब होता है चेंज करना, एक्ट। पहले देखो बिल नाम था इसका, अब क्या हो गया, एक्ट, क्योंकि अब इसको मंजूरी मिल गई ना। जब बिल को मंजूरी मिल जाती राष्ट्रपति तक की, तो वो क्या बन जाता है फिर, एक्ट। तो जब लाइन में लगा था तो 122वां नंबर था, और जब अप्रूवल मिली उसमें कौन सा नंबर, 101वें नंबर पे इसको अप्रूवल मिल गई। अब जैसे ही इसको अप्रूवल मिली, तो फिर दो लिस्ट डाली गई टैक्स लगाने के लिए। अब यहां पर दो लिस्ट डाली गई, एक नहीं डाली, दो दो लिस्ट डाली जीएसटी के लिए। बताओ लिस्ट क्या, आर्टिकल बोल सकते हैं अपन इसको। आर्टिकल 246A1 डाला गया एक तो, और एक डाला गया आर्टिकल 246A2। अब ये दो दो क्यों डाला गया भाई, इस दो दो को देखो समझते हैं अपन। तुमने कभी कोई बिल वगैरह देखा है जीएसटी लगा हुआ? जैसे अपन बात करें, मान लो तुम डोमिनोज में जाओगे पिज्जा खाने, अभी अपन कुछ बिल देखते हैं यहाँ पर, डोमिनोज के बिल वगैरह ओपन करते हैं भाई, पुराने बिल है। अब देखो ये बिल देखते हैं अपन, हमारे सामने एक बिल है भाई। अब देखो ये बिल आपको दिख रहा होगा एक, इस बिल के अंदर देखो एक टैक्स लगा हुआ है। ये तो इसका पिज्जा हो गया भाई, क्या मंगाया इसने, एक तो कोई वेज स्पाइसी का, अरे कॉक भी लिए इसने, चलो बढ़िया पार्टी हो गई इसकी। देखो इसने एक, इसमें एक टैक्स लगा हुआ है सीजीएसटी, और एक टैक्स क्या लगा हुआ है, एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप ज्यादातर बिल में अगर देखोगे ना, तो ये दो दो मिलेंगे तुमको लगे हुए। अब तुमने कभी अमेजोन से कुछ मंगाया, तो उस पे देखोगे तो बाहर से जब भी सामान आता है, तो उस पे क्या लिखा होता है, आईजीएसटी। जब भी दो राज्यों के बीच में सप्लाई होती है, तो उस पर कौन सा टैक्स लगता है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि जीएसटी में पूरा डिटेल में है। और राज्य के अंदर अंदर ही खरीद बिक्री हो रही है, तो ये दो दो टैक्स लगते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। अब ये ब्रैक ऑब्लिक में यूटीजीएसटी भी लिखा हुआ, क्योंकि कुछ यूनियन टेरिटरी भी है, तो अब यूनियन टेरिटरी के अंदर कुछ हो रहा होगा, तो एक तो क्या लगेगा, सीजीएसटी, बट एसजीएसटी तो लग नहीं सकता क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। तो एसजीएसटी की जगह वहां क्या लगता है, यूटीजीएसटी। जैसे पौंडीचेरी है, मान लो पौंडीचेरी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पर क्या लगाया जाएगा, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लगाएगा, अगर डोमिनोज ने खोला तो वहां पर। तो अब यहां पर जो 246A1 है और 246A2 है, दोनों में अलग अलग पावर, इसमें कॉन्करेंट पावर दी गई कि भाई सेंट्रल स्टेट, तो यहाँ पर जब दो लोग एक साथ टैक्स लगता है, देखो इसका आधा हिस्सा तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, आधा कौन लेता है, स्टेट। और जो आईजीएसटी होता है ना, एक्सक्लूसिव पावर है किसको, सेंट्रल को, वो पैसा कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो उसको नोट करते हैं, यहां तक का कर लो पहले, फिर थोड़ा सा और है ये, इसको लिखना है कि भाई किसको क्या पावर है, और फिर अपना ये वाला टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा कि भाई पावर कहां से किसके पास में आई। फटाफट से नोट करिएगा बेटा।
इंट्रा स्टेट सप्लाई पर कौन सा जीएसटी लगेगा? बताओ। इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, कौन सा टैक्स लगता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और इंटर स्टेट, तो जैसे इंटर स्टेट मैंने राजस्थान से गुजरात में सेल करी, तो क्या लगाऊंगा मैं? आईजीएसटी लगाऊंगा। हाँ जी, ऑनलाइन वालों बच्चों को यहाँ तक सारी बात क्लियर है? फटाफट से बताइए यस और नो बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया। फरहाद, देवांशु, सिद्धार्थ, स्वीटी, अंशिका, प्रणव, प्रियंका, गर्विशा। चलिए, बाकी होपफुली सभी को क्लियर होगा। चलिए, अभी अपन ने एक चीज आगे और लिखी है, फटाफट से उसको देखते हैं कि जीएसटी की पावर कैसे आई। आर्टिकल 246A(1) में क्या है? कॉन्करेंट पावर है। टू सेंट्रल एंड स्टेट टू लेवी जीएसटी। किस पर? ऑन इंट्रा स्टेट और यूटी सप्लाई। यूनियन टेरिटरी के अंदर या स्टेट के अंदर अंदर सप्लाई हो रही हो, तो उसकी पावर है यहाँ। और इधर क्या है? एक्सक्लूसिव पावर है भाई। एक्सक्लूसिव पावर किसको मिलेगी? सेंट्रल को या स्टेट को? किसको मिली थी आईजीएसटी लगाने की पावर? सेंट्रल को। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं? एक्सक्लूसिव पावर टू चार्ज जीएसटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू चार्ज जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। इधर क्या लगता है जनरली?
CGST प्लस SGST लगेगा, UTGST भी कह सकते हैं, यूनियन टेरिटरी हुई तो। और इधर क्या लगेगा? IGST मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको भी नोट कर लीजिए। ये MCQ में ही पूछे जा सकते हैं, आर्टिकल के नंबर, कि भाई कितने नंबर का आर्टिकल है। इनकम टैक्स में बच्चे पूछते हैं सर सारे सेक्शन याद करना जरूरी है क्या? ऐसा नहीं है, आपसे जितने याद हो जाए उतने बढ़िया है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं याद करना है वो तो आपको रखना ही है। तो एक हमने इस क्लास में देखा कि टैक्स क्या होता है। सबसे पहले कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ और स्टेट्यूट। फिर हमने ये देखा कि अंडर एनी लॉ क्यों लिख रखा है सर, उसके लिए अपन ने आर्टिकल 265 को पढ़ा। वहां पे लिखा हुआ था नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। फिर हमारे मन में सवाल आया कि टैक्स लेगा कौन, तो बोला गवर्नमेंट। बोला कौन सी गवर्नमेंट, लॉ कौन बनाएगा, ये भी सवाल आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अपन ने 246 से पहले लिखा था हु विल चार्ज टैक्स, गवर्नमेंट। ठीक है, और ये हु विल मेक लॉ भी हो सकता है। लॉ भी कौन बनाएगी? गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो हमने यहाँ पर तीन लिस्ट पढ़ी, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन में जिसका नाम है उससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में जिसका नाम है स्टेट, और कॉन्करेंट में क्या हो गई? मिक्स्ड पावर हो गई। यूनियन में भी 82 पे इनकम टैक्स है, 83 पे कस्टम ड्यूटी है, वहीं इधर 46 पे एग्रीकल्चर इनकम की पावर दी गई थी। फिर हमने जीएसटी के बारे में पढ़ा कि वो किसी भी लिस्ट में नहीं है, उसके लिए अलग से प्रोविजन बनाने पड़े, तो इसीलिए दो आर्टिकल डाले गए, 246A1 और 246A2। ये इंट्रा स्टेट सप्लाई पर टैक्स लगाने की पावर जो कि दोनों को मिली, ठीक है, और इंटर स्टेट पर सिर्फ सेंट्रल को मिली पावर। क्लियर है सभी को यहाँ तक की बात? चलिए इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। हाँ जी, ऑनलाइन में फटाफट से सारे बच्चे मुझे बता देंगे क्या आपको यहाँ तक की बात क्लियर है, यस और नो?